हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। रे ऑप्टिक्स में दो पार्ट है, एक है रे और एक ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब तो लाइट हो ही गया। ठीक है। रे का मतलब है कि लाइट का ऐसा बिहेवियर जिसमें हम उसका स्ट्रेट लाइन मोशन का स्टडी करें। ठीक है ना। मतलब लाइट जो है वो स्प्रेड आउट नहीं हो। अगर स्प्रेड आउट नहीं हो रहा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन का वो रे कहलाएगा, RAY रे। ओके। तो उसी से रिलेटेड है कि लाइट का स्ट्रेट लाइन बिहेवियर, रे ऑप्टिक्स। ओके। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन होता है जो हमें याद रखना है कि कंडीशन ये है कि इफ लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, लाइट का जो वेवलेंथ है वो। ठीक है ना। तो इफ वेवलेंथ इज मच लेस देन द साइज ऑफ एपर्चर, मतलब एपर्चर का मतलब जैसे यहां पर सपोज एक सोर्स रखा हमने, बल्ब वगैरह रखा, और यहां पर एक प्लेस है जिससे लाइट का गैप है, मतलब इस गैप से लाइट बाहर जाएगा। ठीक है। और ये स्क्रीन है फ्रंट में। तो ये जो रीजन है जहां पर इल्यूमिनेशन हुआ है, यहां पर तो व्यू हो गया, और इसके अलावा जो ये रीजन है जहां पर शैडो होगा, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो। ठीक है। तो लाइट क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर नहीं करता। अगर रे बिहेवियर है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, यहां पर ज्योमेट्रिकल शैडो पार्ट में एंटर नहीं करेगा, मतलब बेंड नहीं होगा लाइट। तो इस टाइप का जो स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए कंडीशन ये है कि जो एपर्चर है, जिस होल से पास हो रहा है लाइट, उसको एपर्चर बोलते हैं। तो एपर्चर का जो साइज है, ठीक है, वो साइज क्या होना चाहिए, वेवलेंथ के कंपेयर में बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब लाइट का वेवलेंथ बहुत स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। और अगर लाइट बेंड होने स्टार्ट कर दे, इफ लैम्डा इज नियर अबाउट द एपर्चर साइज, एपर्चर के आसपास अगर है, तो लाइट क्या होगा, यहाँ पे कॉर्नर से ऐसे बेंड होने स्टार्ट हो जाएगा, और बेंड होकर क्या करेगा, बेंड होकर ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में वो लाइट एंटर कर जाएगा। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन फिनोमिना। ठीक है। ये हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है, वेव ऑप्टिक्स में आता है जनरली। यहां पर हमारा वेव ऑप्टिक्स में आएगा पार्ट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ओनली स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो लाइट जब ऐसे मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, ये इल्यूमिनेशन होगा, और ये पार्ट होगा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। क्लियर। लाइट का जो स्पीड होगा वो होगा c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम में इस स्पीड से लाइट जाता है। इसका मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, जैसे चौक है, तो चौक से लाइट मेरे आईज पे जो स्ट्राइक करेगा वो इस स्पीड से स्ट्राइक करेगा, तो बहुत कम टाइम लगेगा। इसका मतलब है ना, समझ में आ गया ना, नैनो सेकंड मान लो, विद इन नैनो सेकंड लाइट स्ट्राइक कर जाएगा। इस टाइप से लाइट आएगा। और लाइट क्या होता है, ऑल अराउंड मूव करता है, मतलब रेज जो यहां से निकलती है वो ऑल अराउंड मूव करेंगे ईच ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब रेस का मोशन होगा तो उसी के बारे में हमें थोड़ा स्टडी करना है उसका, है ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं यहां पर रिफ्लेक्शन फिनोमिना। देखो, रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या होता है, लाइट जब मूव करती है तो लाइट का जब किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, लाइट सेम मीडियम में रिटर्न हो जाता है। ठीक है ना। और लाइट जब सेम मीडियम में रिटर्न होगा तो उसका स्पीड सेम रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, और उसका वेवलेंथ भी सेम रहेगा। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी है दैट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, ठीक है, जो भी मीडियम है, जिस मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है, स्पीड, ये तीनों क्या रहेंगे, तीनों सेम रहेंगे। इसमें तीनों में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर सेम मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ गया तो उस कंडीशन में ऑल थ्री क्वांटिटीज रिमेन सेम। ठीक है। देखो, अब यहां पर नेक्स्ट हमें एक पॉइंट याद रखना होता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से, अभी हम क्या है कि जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट हमारे रिफ्लेक्शन में आता है कोर्स में प्लेन मिरर, फिर हम पढ़ेंगे कर्व मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्लेन मिरर का बात कर रहा हूं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए, ठीक है, जैसे मान लो इसमें लगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको हमें याद रखना है। ठीक है। चलो देखो, प्लेन मिरर के लिए हमने डायग्राम लिया कि ये इधर है मिरर, एक ऑब्जेक्ट हमने पुट किया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से अगर d है, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उस कंडीशन में यहां पर इमेज का डिस्टेंस भी सेम होगा, d ही होगा। तो ये जो पॉइंट अभी हमने लिखा था ये समझ में आ गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। ओके।
अब देखो यहाँ से जो भी रेज जाएंगे, जैसे मान लो कि एक रे गया, ठीक है, तो रे का यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद में रे जब यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, आईज है, ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर को ये रे कहां से आता हुआ अपीयर होगा, बैक साइड, इसको हम जब पॉइंट आउट करेंगे तो इस इमेज से आता हुआ अपीयर होगा, मतलब इस पर्सन को ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां दिखाई देगा, मिरर के अंदर दिखाई देगा, इनसाइड। और ये जो इमेज है कैसा होता है, ये वर्चुअल नेचर का होता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम यहां पर एक दूसरा रे ले लें, सपोज एक ये रे है, इधर इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद सपोज इस ऑब्जर्वर का बात कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वर इधर, तो ये ऑब्जर्वर जब इसको रे को देखेगा तो रे कहां से अपीयर होगा, सेम इसी पॉइंट से आता हुआ अपीयर होगा। ओके, एक और रे ले सकते हैं, बहुत रे ले सकते हैं हम, है ना। ये एक और ऑब्जेक्ट कहां से आता हुआ अपीयर होगा, इमेज, इमेज कहां बनेगा, इस ऑब्जर्वर के लिए भी इमेज इसी पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर रे डायग्राम मैंने बनाया, इसको हमें थोड़ा माइंड में याद करके चलना है, ठीक है। समझ में आ गया डायग्राम। ये जो तीनों ऑब्जर्वर हैं, तीनों ऑब्जर्वर को एक ही पॉइंट पे इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि जो रेज आ रही है, ये रेज इसी ऑब्जेक्ट से आ रही है। डायरेक्ट रेज के लिए डायरेक्ट मैंने बीच में एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, डायरेक्ट यहाँ पर बीच में ऑब्स्टेकल है, क्योंकि हमें मिरर का प्रॉपर्टी को समझना है, तो डायरेक्ट अगर देखेंगे तो मिरर का प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा हमें, ठीक है। बीच में ऑब्स्टेकल है, तो यहां से हम मिरर के थ्रू इस ऑब्जेक्ट का इधर इमेज देख रहे हैं। आई कैसे इमेज है, वर्चुअल इमेज है, बैक साइड बन रहा है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। अभी अगर यहां पर मैं चेंज करूं इसको थोड़ा, कि मैं एक मिरर को दो पार्ट में ब्रेक कर लूं, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो मिरर ले लिए, लेकिन एक ही प्लेन है इनका, प्लेन सेम है, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ये रे गया और एक ये रे गया, बताओ क्या दोनों रेज जो जा रही हैं, क्या इनसे इमेज एक ही बनेगा, दो इमेज बनेंगे, अगर दो मिरर है तो कितने इमेज बनेंगे, ये सोचना है हमें, है ना। तो देखो यहां पर हमें देखना है कि क्या प्लेन ऑफ मिरर सेम है, अलग अलग है, तो प्लेन ऑफ मिरर तो सेम है, तो अगर प्लेन ऑफ मिरर सेम है तो ईच, ये जो मतलब जो प्लेन हो गया, इस प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम होगा तो इसका मतलब दोनों से एक ही इमेज बनेगा, ठीक है। तो अगर मिरर सेम प्लेन में है, एक से ज्यादा मिरर है, और अगर सेम प्लेन में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो इमेज है वो एक ही बनेगा, एक ऑब्जेक्ट तो एक इमेज। कब तक रहेगा ये कॉन्सेप्ट, जब तक एक ही प्लेन में मिरर्स है। एक और ले लेते हैं थर्ड, इसका भी हुआ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तीनों का एक ही इमेज बनेगा, सिंगल इमेज, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर अब प्लेन्स को सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें, तब क्या होगा, है ना। ये और देख लेते हैं हम। तो यहां पर सपोज मैंने एक मिरर लिया इधर, और दूसरा मिरर का मैंने प्लेन को चेंज कर दिया, यहां पर कर दिया इसको, ठीक है। दोनों का प्लेन अब क्या है, अलग अलग है, ये इस प्लेन में और ये इस प्लेन में, दोनों का प्लेन अलग हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो बताओ क्या ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों मिरर से सेम होगा या अलग अलग होगा, मिरर के जो प्लेन है उस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है ना। इस मिरर को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये ज्यादा डिस्टेंस है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इमेजेस अलग अलग बनेंगे, ठीक है। एक इमेज इससे बनेगा और एक इमेज इससे बनेगा। अब यहां पर दो इमेज बनेंगे, फर्स्ट मिरर से इमेज बनेगा I1 और सेकंड मिरर से इमेज बनेगा I2, क्लियर। तो अगर मिरर्स का प्लेन सेम है, एक ही प्लेन पे कितने भी मिरर रख लो, 5 मिरर 6 मिरर, अगर एक ही प्लेन पे है तो एक इमेज बनेगा, ठीक है। और अगर प्लेन ऑफ मिरर डिफरेंट डिफरेंट है तब वहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ इमेज बनेगा। अगर दो मिरर है तो 2 इमेज, 3 मिरर होंगे तो 3 इमेज, ठीक है। ये तो गया नंबर ऑफ इमेज के बारे में, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि जो मिरर का जो प्लेन है उस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम होता है, क्लियर। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। अब यहाँ तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह और देख लेते हैं थोड़ा। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, अभी इनडायरेक्टली अपन डिस्कस कर ही चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये एक ऑब्जेक्ट था, इसका ये डिस्टेंस है d, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पर एक इमेज बन गया I। यहां पर रे इंसिडेंट हुआ, रे इधर गया, कोई पर्सन अगर यहां खड़ा है तो उसको इस पॉइंट से रे आता हुआ अपीयर हुआ, ठीक है। देखो ये जो है ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड सेम है, कॉमन है ना। ये साइड दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है, इस ट्रायंगल में और इसमें दोनों में, ये दोनों में बेस है, सेम है। तो अगर ये दोनों साइड सेम है तो इसका मतलब ये एंगल भी सेम होगा,
ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। तो अगर ये एंगल है सपोज थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। और अगर ये एंगल कैसे पता लगा, देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर भी सेम है, बेस भी सेम है, तो tan थीटा सेम हो गया ना, एंगल सेम हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल सेम हो गए। अगर ये दोनों एंगल सेम है, तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, जस्ट अपोजिट एंगल, ये एंगल भी थीटा होगा। तो इससे पता लगा हमें कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं, है ना। इन दोनों एंगल को बोलते हैं हम ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। ये एंगल क्या कहलाता है, ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, मेजरमेंट जो हम करते हैं वो हमारे कन्वेंस के लिए मेजरमेंट करते हैं नॉर्मल के साथ। एक वर्चुअल लाइन इमेजिंग करते हैं और इस वर्चुअल लाइन को हम बोल देते हैं नॉर्मल। ये वर्चुअल लाइन क्या होता है, इस इंटरसेक्शन से पास होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया हमारा। तो नॉर्मल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल मैं बोल देता हूं आई है सपोज, इंसिडेंट एंगल, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल। तो ये एंगल अगर आई है तो ये कितना होगा, इसको मैं बोल देता हूँ रिफ्लेक्शन एंगल। तो क्या ये दोनों एंगल सेम होंगे, अगर ये दोनों सेम है तो सोचो, ये दोनों थीटा थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पर, एंगल इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। कहां से आया ये, सेम कॉन्सेप्ट से आया, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। मेन यही था हमारा कॉन्सेप्ट इसका रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो उसी से हमने यहाँ पर ये इजीली सोच सकते हैं कि आई और आर एंगल भी सेम होंगे और थीटा थीटा भी सेम होंगे, ये भी करेक्ट है ना। चलो क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर दूसरा एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं छोटा सा। सपोज मैं यहाँ पर एक मिरर बना रहा हूं और मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया इस टाइप का, ट्रायंगल जैसा, ये एक ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट में ए बी सी 3 साइड्स हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना। देखो अब यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन का इमेज कहां बनेगा, सोचो ये डिस्टेंस है मान लो 10 सेंटीमीटर, तो बी पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये बी पॉइंट सेम डिस्टेंस पर इधर बन जाएगा, ये बी पॉइंट का इमेज बन गया, ठीक है। सेम सी पॉइंट का इमेज कैसे बनेगा, सेम डिस्टेंस पर इधर बन जाएगा। तो अगर इन सब पॉइंट्स को हम ऐसे इमेज बनाए तो ये सब सेम डिस्टेंस पे होंगे, सबको मिलाओगे तो क्या होगा, इस टाइप पे एक इमेज बन जाएगा। तो सी बी जो पार्ट है उससे सी डैश बी डैश एक इमेज बन गया, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ए पॉइंट को अगर हम देखें तो ए पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ए पॉइंट का जो इमेज है वो ए डैश इस पॉइंट पे बन गया, ठीक है। इन तीनों का मैं मिला देता हूं। इसको मिलाने के बाद क्या प्रॉपर्टी समझ में आया, इसको मिलाने के बाद मेन प्रॉपर्टी तो वो होगी हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। बार बार नहीं बोलूंगा, इसको याद रखना है ना। इससे हमें एक रिजल्ट और निकला, ये रिजल्ट निकला कि जो मिरर का प्लेन है ना, ये प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल जो है लाइंस, इस प्लेन के पैरेलल कौन सा होगा, एक तो इस प्लेन के पैरेलल एक तो ये लाइन होगा और एक ये लाइन होगा पैरेलल, ठीक है। तो इस प्लेन के पैरेलल जो लाइन है उसका इमेज तो एज इट इज बन रहा है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, मैं बोलता हूं कि सपोज मैंने एक एरो लिया है ऐसे, ए बी एरो, ठीक है। तो एरो यहां पर है ना, एरो पास है तो एरो का इमेज पास बनेगा। तो अगर इन दोनों को स्टडी करें, ए बी और ए डैश बी डैश, तो यहां पर इमेज जो बन रहा है उल्टा बन रहा है ना। अगर मैं यहां पर एरो ले रहा हूं डी सी, तो उसका इमेज भी एज इट इज ऊपर बनेगा, ठीक है ना। जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज सेम। लेकिन अगर हम मिरर के परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग देखें, ये मिरर है, ये मिरर का क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो मिरर के अगर परपेंडिकुलर लाइन पर देखें तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्ट है, अपोजिट हो गए मतलब, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखना है कि मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज एक जैसे होते हैं, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज चेंज हो सकते हैं, चेंज होंगे मतलब इन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट ही आया निकल के यहां पर कि इधर डिस्टेंस, इधर अगर मान लो कि मैं मोशन कर रहा हूं, इसको ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो इमेज भी उसी टाइप से जाएगा, ऐसा होगा मतलब। इसको देखो ध्यान से, फिर इसको देखना, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, ये आउटसाइड आएगा तो ये भी आउटसाइड आएगा, क्योंकि इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में जो भी मोशन है वो सेम होंगे। इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड तो इसका भी होगा 2 मीटर पर सेकंड, इसका डाउनवर्ड है 2 मीटर पर सेकंड तो इस इमेज का भी 2 मीटर पर सेकंड, इसका आउटसाइड है 1 मीटर पर सेकंड तो इमेज का भी 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी सेम होगा,
अगर हम इसका बात करें, इस डायरेक्शन का, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर इधर आएगा तो इमेज इधर आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी का साइन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, चलो ये एक ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट समझ में आ गया इसका, है ना, कि मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में सेम होते हैं इफेक्ट, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफेक्ट अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसको, इनका जो ये जो मैंने मोशन के बारे में भी थोड़ा बताया है, इस मोशन के समझने के लिए हम एक वेलोसिटी का फॉर्मूला एक डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर मैंने एक लिया, इधर ले लेते हैं अपन, यहां पर मैंने लिया मिरर, ये एक हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया एक इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ये सपोज ऐसे समझ लो ओरिजिन है, एक्स ओ इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये हो गया मिरर, इसका एक्स एम कोमा 0 हो गया कोऑर्डिनेट, और ये इमेज है, इसका हो गया एक्स आई कोमा 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने पुट कर दिया। बताओ क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होगा या अलग अलग होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा मिरर से, है ना। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्लियर, और यहां से एक्सएम को हम कंबाइंडली एक साथ लिख देंगे उधर शिफ्ट करके, तो यहां पे एक रिलेशन आया, एक्स आई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सएम माइनस एक्स ओ। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा शिफ्ट चेंज करें, इसको भी चेंज करें, इसको चेंज करें, इसको चेंज करें, तो फॉर्मूला आया शिफ्टिंग ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स द शिफ्टिंग ऑफ द मिरर माइनस शिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से हम शिफ्टिंग बता सकते हैं। मान लो क्वेश्चन बोला कि ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ मान लो 2 सेंटीमीटर, मिरर शिफ्ट हुआ इधर 3 सेंटीमीटर, तो बताओ इमेज कितना शिफ्ट होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, साथ में मैं इसको डिफरेंशिएट अगर करूं तो क्या बन जाएगा, ये सोचो, अगर डिस्टेंस अगर कम या ज्यादा हो, चेंज हो डिस्टेंस में, तो यहाँ पर ये जो चेंज है टाइम के साथ साथ अगर चेंज हो रहा है तो इसको हम वेलोसिटी बोल देंगे। तो यहाँ पर मैं इमेज को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ मिरर आ जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये वेलोसिटी का रिलेशन हो गया। अगर वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गए फॉर्मूले। अब दूसरा बात है कि कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए याद रखना है हमें कि वेक्टर मेथड याद यूज में लेना है। इसीलिए देखो मैंने वेक्टर बनाया यहाँ पर। वेक्टर मेथड में क्या होता है, अगर राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हो, ठीक है, तो राइट साइड के सारे मोशन पॉजिटिव ले लेना, और लेफ्ट साइड के मोशन फिर नेगेटिव ले लेंगे हम, है ना। एक एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर एक मिरर लिया हमने, सपोज ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट का शिफ्टिंग किया हमने 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है, ये मिरर है, और मिरर को हमने शिफ्ट किया इस डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि शिफ्टिंग ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज जो है वो कितना शिफ्ट होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये शिफ्टिंग ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स द शिफ्टिंग ऑफ मिरर। मिरर का शिफ्टिंग में इस डायरेक्शन को बोल देता हूं आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। तो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर आई कैप, माइनस शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा इधर 5 आई कैप। ओके, तो यहां से हमने रिजल्ट देखा कि जो शिफ्टिंग ऑफ इमेज है वो कितना हुआ, वो हुआ -3 आई कैप। बताओ माइनस से क्या पता लग रहा है, माइनस साइन मैग्नीट्यूड में तो आता नहीं, तो माइनस के क्या पता लग रहा है हमें कि डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब इमेज शिफ्ट होगा 3 सेंटीमीटर माइनस आई कैप, इधर इस डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट पुट कर देना लास्ट में। चलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया सबको। तो इस टाइप से हम यहाँ पर ये जो फॉर्मूला इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी टाइप से वेलोसिटी का अप्लाई कर लोगे सब लोग, है ना। चलो एक 2D का क्वेश्चन लेते हैं, 2 डायमेंशन मोशन का। इस फॉर्मूले पे बेस्ड, वेलोसिटी पे बेस्ड। चलो देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने इधर, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने इधर प्रोजेक्ट किया। ऑब्जेक्ट का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल है ये है 37 डिग्री। ठीक है, ये हो गया मिरर, ये मिरर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि यहाँ पर इसका जो इमेज बनेगा, यहाँ पर ये मान लो इमेज है, उस इमेज का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, इमेज का वेलोसिटी निकालना है कितना होगा। और साथ में मिरर के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में
कि मिरर जो है, मिरर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मिरर का भी मोशन हो रहा है साथ में। ठीक है, 1 ले लेते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड से मिरर का भी मोशन हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में, करें स्टार्ट। देखो यहां पर क्या है कि हमें 2 डायरेक्शन लेना है। एक लेना है मिरर के पैरेलल डायरेक्शन y एक्सिस, दूसरा लेना है मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन x एक्सिस। जेड इसमें दिया नहीं है, वरना जेड और y का एक ही यूज होता। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं पैरेलल टू द मिरर। तो पैरेलल टू मिरर, तो पैरेलल टू मिरर अगर देखें तो यहां पर y एक्सिस है, तो y एक्सिस के अलोंग हम देखेंगे तो y एक्सिस के अलोंग क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी देख लो बस कितना है, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी देखो कितना है, इधर तो वो 10 cos 37। ठीक है, और इस डायरेक्शन में हो गया 10 sin 37। sin 37 होता है 4/5, तो सोल्व करके इधर 8 आ गया, इधर कितना आ गया 8 या 6 आ गया इधर। ठीक है, और इधर 8 आ जाएगा, ये आ गया 8 और ये आ गया 6। ये सब वैल्यू थोड़ा याद रखना, इधर लिख देता हूं। sin 37 डिग्री होता है 3/5, cos 37 डिग्री होता है 4/5। ठीक है, ये वैल्यूज पुट किया, ये सब आंसर आ गए। तो इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में क्या होगा, इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इक्वल मतलब 6 j कैप। j कैप समझ में आ गया, y एक्सिस के लॉन्ग में। नेक्स्ट पर हम देखेंगे परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर टू मिरर, ये बस मैं समझने के लिए नोट्स के लिए लिख रहा हूं अभी। ठीक है ना, एंट्रेंस में तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो। यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये था हमारा फॉर्मूला, देखो सामने लिखा हुआ है ना। वैल्यू पुट कर दो 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर का वेलोसिटी क्या है, 1 आई कैप, 1 इंटू आई कैप माइनस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, 8 आई कैप डायरेक्शन, 8 आई कैप। तो यहां से सॉल्व करके हमारा आंसर आया, ये 2 है और ये माइनस है, तो 6 आ गया आंसर। तो फाइनल आंसर आया 6 किस डायरेक्शन में, नेगेटिव आंसर मतलब माइनस आई कैप डायरेक्शन, 6 माइनस आई कैप। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन देखते हैं। जे कैप डायरेक्शन में आया 6, ठीक है, इधर 6 हो गया। माइनस आई कैप डायरेक्शन में, तो इधर आई कैप है तो इधर माइनस आई कैप होगा, इस डायरेक्शन में भी 6 आ गया। तो बताओ वेलोसिटी कितना होगा, 2 वेक्टर एंगल 90 डिग्री है, क्या होगा आंसर, 6√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इमेज का वेलोसिटी कितना आया, 6√2 मीटर पर सेकेंड आ गया। समझ आ गया। अब इसमें और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स अगर बनाना चाहे तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन जाएगा। एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, रेंज इतना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, मैक्सिमम हाइट इतना है, बताओ इमेज का क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज निकाल लेंगे इसी टाइप से। ठीक है ना, हमें बस Vx और Vy निकालना है। अगर ये पता लग गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2 इंटू uy डिवाइड बाई g। बताओ uy पहले कितना था, 6, अब uy कितना है, 6। uy सेम है, इसका मतलब सेम रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल जब यहां पर जाएगा ऐसे, यहां पर जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो ओनली y वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताओ मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, क्या होता है मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये तो ui पे डिपेंड किया, ux पे डिपेंड ही नहीं किया, तो ui तो दोनों में सेम है, 6। अगर दोनों में ui सेम है तो क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट, ये भी सेम आ जाएगा। फिर क्वेश्चन आएगा रेंज बताओ, रेंज निकालो इस प्रोजेक्टाइल का। तो रेंज का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स वेलोसिटी y वेलोसिटी डिवाइड बाई g। अब देखो y वेलोसिटी तो चेंज हुआ नहीं है ना, x वेलोसिटी देख लेते हैं। यहाँ पर x वेलोसिटी पहले 8 था और अब x वेलोसिटी 6 हो गया, तो x वेलोसिटी चेंज हो गया, इसका मतलब रेंज भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। x डायरेक्शन वेलोसिटी कितना था पहले 8, अब 6 हो गया, कम हो गया, रेंज भी कम हो जाएगा। तो ओनली रेंज यहाँ पर कम होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इधर, तो इमेज का रेंज बताओ, इमेज का मैक्सिमम हाइट बताओ, इमेज का टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, ये आ सकते हैं आंसर क्वेश्चन यहाँ पर, है ना। क्लियर है फॉर्मूला एप्लीकेशन। ये सब एग्जांपल नोट डाउन कर लेना, पॉज करके वीडियो को, बाद में पहले एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद दोबारा रिचार्ज करा के, ठीक है, दोबारा से जब उसको देखोगे वीडियो को तो थोड़ा पॉज करना, उसको नोट डाउन कर लेना जो फॉर्मूले बता रहा हूं। ओके, चलो इसके बाद फिर और एक एप्लीकेशन और ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, इस पर्सन का हाइट है, कुछ भी ले लेते हैं, P पर्सन है, इस पर्सन का नाम है P। यहाँ पर एक सामने मिरर रखा हुआ है M,
ठीक है। पर्सन का हाइट है सपोज कैपिटल एच और मिरर का हाइट है सपोज एच एम। तो क्वेश्चन ये है कि कितना मिनिमम कितना हाइट का हम मिरर यूज में लें कि पर्सन को उसका फुल इमेज दिखाई दे जाए। ठीक है, मतलब हेड से लेके फिट तक का कंप्लीट इमेज मिरर में दिखाई दे। तो मिरर का हाइट मिनिमम कितना चाहिए? मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ले लो बहुत बड़ा ले लो, मिरर दिख जाएगा पूरा। मिनिमम से मिनिमम निकालना है हमें। ठीक है, सुनना क्या क्वेश्चन क्या है? पर्सन का हाइट है एच, कैलकुलेट द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर सो दैट द पर्सन कैन व्यू हिज फुल इमेज। ये ऐसे समझ लो कि यहां पर इन दोनों का हमें बस रिलेशन निकालना है। ठीक है, चलो देखो रिलेशन कैसे निकलेगा। ये हेड है, ये सपोज इधर पर्सन का आईज है। ठीक है, तो हेड से जो रेज आएगा वो एकदम टॉप पॉइंट पे हिट करके आईज पे आएगा वापस। तो आईज पे जब आएगा तो क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहां पे पर्सन को अपना हेड दिखाई देगा। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि मिनिमम हाइट निकालना है ना मुझे। अगर मैं बीच में लूंगा तो इसका मतलब ये तो एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कम से कम हाइट निकालना है। ठीक है, ये फिट है पर्सन का। पर्सन के फिट से भी यही होगा, नीचे कॉर्नर पे हिट हुआ और फिर आईज पर आकर इमेज बन गया। ठीक है, ये रेज कहां से आ रहा है? ये रेज पॉइंट से आ रहा है, तो इसका मतलब ये फुट हो गया पर्सन का। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए डायग्राम। चलो अब देखो इसमें अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल का हमें प्रॉपर्टी पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल सेम होते हैं। सेम यहां पर भी करेंगे, इधर भी एक नॉर्मल, ये दोनों एंगल सेम होंगे इधर, है ना। मैं बोलता हूं कि ये डिस्टेंस सपोज एक्स, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? एंगल सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस सेम है दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल में बेस सेम है, तो परपेंडिकुलर भी सेम होगा। तो ये एक्स है तो ये क्या होगा? ये भी एक्स हो जाएगा। सिमिलर यहां पर ये एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में भी यही है, एंगल तो सेम है ही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दोनों में कॉमन है तो बेस भी दोनों में सेम हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल में। तो अगर इसको मैं वाई बोल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये भी वाई हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से अगर देखें तो मिरर का जो मिनिमम हाइट है वो तो है एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ पर यहां से तक हाइट कितना है? इस येलो से इस येलो मार्क तक का ये हाइट, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। टोटल कितना हुआ? एक्स प्लस वाई। और पर्सन का अगर हाइट देखें तो कितना है? 2x प्लस 2y। तो इससे ये पता लगा कि हाइट ऑफ पर्सन जो है वो कितना है? वो है 2 टाइम्स द हाइट ऑफ मिरर। या ऐसे बोल दो कि मिरर को हमें चाहिए तो कितना हाइट का मिरर लें? जितना पर्सन का हाइट है डिवाइड बाय 2, कम से कम इतना हाइट होगा। तो इससे ये पता लग रहा है कि जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आ गया कि एक मिरर है, हमारे पास एक मिरर है 1 फीट का, 1 फीट का मिरर है इधर रखा हुआ है। बताओ पर्सन का कितना पार्ट उसमें दिखाई देगा? तो मिरर अगर है 1 फीट का तो पर्सन का कितना हाइट अंदर दिखाई देगा? 2 फीट, जस्ट डबल। समझ में आ गया? तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। ये उल्टा क्वेश्चन आ गया, पर्सन एक है 6 फीट का पर्सन है, बताओ पूरा अगर कंप्लीट इमेज देखना है तो कितना मिनिमम हाइट चाहिए? मिरर का कितना साइज होना चाहिए? तो मिरर का साइज कितना होगा? 3 फीट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट हाफ। क्लियर है। इसी टाइप से फिर इसमें एक और आता है क्वेश्चन, ये ट्राई कर सकते हो। यहां पर एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये एक पर्सन है। ये जो पर्सन है, पर्सन को ये जो मिरर के हेल्प से अपने बैक साइड जो वॉल है, कंप्लीट वॉल, वो देखनी है। ये हो गया वॉल, ठीक है, इसी मिरर है। इसमें क्वेश्चन वही आता है, बताओ मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट टू व्यू द कंप्लीट वॉल बिहाइंड हिमसेल्फ। और पर्सन बीच में होना चाहिए, इसमें कंडीशन, उसमें नहीं था। उसमें पर्सन का पोजीशन जो है फिक्स नहीं था, यहां पर पोजीशन फिक्स है। प्रीवियस क्वेश्चन में पोजीशन कुछ जरूरी नहीं था, कहीं पर भी हो, ठीक है, यहां पर डिपेंड करेगा। तो ये डिस्टेंस दोनों सेम है, मतलब पर्सन जस्ट वॉल और मिरर के बीच में है। ये वॉल और ये मिरर, इन दोनों के बीच में पर्सन खड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको एक बार सॉल्व करके देखना। इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर हाइट आएगा h/3, 1/3 आएगा, ठीक है। चलो इतना पहले एक बार ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, तुम्हें डिराइव करके देखना है। ओके, खुद नोट डाउन करो फटाफट, हो गया। चलो फिर अभी ये जो परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी है इसका एक और यूज देख लेते हैं हम। जैसे मान लो क्वेश्चन लिया कि यहाँ पर ये मिरर है और यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है,
ये जो इंसिडेंट लाइट है इसका यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर सपोज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप 2k कैप डिवाइड बाय 3, ये यूनिट वेक्टर दे दिया इंसिडेंट रे का। ठीक है, ये जो है ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर होता है। ठीक है, यहां पर इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल कहां पर है, नॉर्मल जो है वो है अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, नॉर्मल इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो रिफ्लेक्टिंग रे है उसका कैलकुलेट करो, यूनिट वेक्टर क्या होगा। रिफ्लेक्टिंग रे का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है ना। अब देखो इसमें एक सिंपल सा हम लॉजिक ये लगाएंगे कि जो मिरर के पैरेलल जो डायरेक्शन होती है, पैरेलल जो वेक्टर्स होते हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता इमेज में और ऑब्जेक्ट में। ठीक है, लेकिन मिरर के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल जो डायरेक्शन है उसमें इन्वर्ट हो जाता है इमेज, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर सेम आ जाएगा। इसमें बस ये देखना है कि तुम्हें कि मिरर के परपेंडिकुलर नॉर्मल जो डायरेक्शन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने आई कैप ले लिया था, एक्स एक्सिस ले लिया था नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस है इसका मतलब आई कैप के कोएफिशिएंट उल्टा कर दो, इन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर आई कैप है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। ठीक है, बाकी जो पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट होंगे जे कैप के कैप, ये सेम रहेंगे। तो इधर साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर ये आ गया सीधा। इस टाइप से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, अगर हमें एक ऐसे नॉर्मल दे दें तो हम इस टाइप से पुट कर देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर इसमें अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो ये बन जाएगा कि बताओ डेविएशन कितना हुआ। कोई भी अगर रे इंसिडेंट हो रहा है तो डेविएट कितना करेगा। तो ये रे का हो गया एक्चुअल इंसिडेंट डायरेक्शन। सपोज यहाँ पर ये हो गया इंसिडेंट एंगल थीटा, ये आई ले लेते हैं, यहाँ पर आई सिंबल दे रहे हैं इंसिडेंट का, ये आई हो गया, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि डेविएट कितना होगा। तो देखो इनिशियल डायरेक्शन वेक्टर, इनिशियल वेक्टर और फाइनल रिफ्लेक्शन वेक्टर, दोनों के बीच में ये जो गैप है, इसी गैप को बोलते हैं हम डेविएशन एंगल। तो ये गैप कितना होगा वो हमें मेनली निकालना है। ठीक है, बताओ ये एंगल आई है तो क्या ये एंगल आई होगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। टोटल एंगल 180 होता है, तो डेविएशन कितना हुआ 180 माइनस 2i। तो यहां से हम डेविएशन एंगल निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 180 माइनस 2i। ठीक है, तो डेविएशन एंगल का फॉर्मूला लिख लो। डेविएशन एंगल हो गया 180 माइनस 2 इंटू इंसिडेंट एंगल। चलो अभी एक और देखते हैं। देखो ये इधर डेविएशन है, ये भी तो डेविएशन है। बताओ क्या डेविएशन नहीं है, इंसिडेंट डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच में ये भी एक एंगल होगा। ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा टोटल, ये था लाइन था 180 और ये हो गया प्लस 2i। तो सेकंड डेविएशन एंगल का फॉर्मूला हो सकता है 180 प्लस 2i। ठीक है, ये दो फॉर्मूले में याद रखना, 180 प्लस 2i या 180 माइनस 2i। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। जैसे यहाँ पर रोटेशन जो हुआ है वो कहां पर हुआ है, डेविएशन एंगल इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये डेविएशन एंगल कहां पर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बस। ठीक है, लेकिन आंसर तो दो आ सकते हैं ना, तो दोनों हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये डेविएशन एक मिरर प्रोड्यूस करता है। ओके, तो अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, है ना। जो यहाँ पर सपोज ये मिरर ले लिया, ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये हो गया मिरर M1 और ये मिरर हो गया M2। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक रे किसी भी एक मिरर के पैरेलल इंसिडेंट हो जाए, किसी भी एक मिरर के पैरेलल, जैसे मैं M1 के पैरेलल लेता हूं। ठीक है, तो M1 के पैरेलल एक रे इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट हो गया। ठीक है, आफ्टर इंसिडेंट यहां पर एक रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर ये एक सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ, दो रिफ्लेक्शन हो गए। इसके बाद यहां पर एक थर्ड रिफ्लेक्शन हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन रे रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या है, थर्ड रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन ये है कि द रे इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर एंड आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस इटसेल्फ, देन कैलकुलेट थीटा। इस कंडीशन में हमें थीटा एंगल बताना है कि थीटा एंगल कितना होगा। ठीक है, ठीक है, देखो अब समझो इसको। देखो यहाँ पर रे रिट्रेस हो रहा है थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद, तो रिट्रेस कब होगा, जब वापस आए। तो वापस आए इसका मतलब इंसिडेंट डायरेक्शन और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों ही 0 डिग्री है। ये 90 डिग्री तो सरफेस से लिया ना, मेजरमेंट कहां से करते हैं, नॉर्मल से करते हैं। तो नॉर्मल से एंगल कितना बन रहा है, इंसिडेंट 0 डिग्री, रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो ये रिट्रेसिबिलिटी को थोड़ा याद रखना है हमें कि जब भी कोई रे किसी भी मिरर के
मिरर पर इस टाइप से इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल से 0 डिग्री पर। नॉर्मल हम लेते हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल से 0 डिग्री पर अगर इंसिडेंट होगी तो रे क्या होगा, रिट्रेस हो जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद ये हुआ। इतना समझ में आ गया सबको। चलो अभी इन दोनों को हमें इनको सोल्व करके देखना। देखो ध्यान से, ये एंगल है थीटा, बताओ ये एंगल भी क्या थीटा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मिरर पैरेलल है, ये मिरर और ये दोनों पैरेलल है, रे और मिरर। तो ये अगर दोनों पैरेलल है तो एक ही रे को कट कर रहे हैं, तो ये एंगल थीटा, तो ये क्या ये एंगल भी थीटा होगा, सोचो होगा थीटा, यही बात है। ये थीटा होगा तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा था कि नॉर्मल से एंगल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं, ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे। अगर याद हो तो मैंने बोला ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं इनको, ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया, ये दोनों एंगल यहां पर सेम हो गए। ठीक है, अब अगर हम यहां पर इधर देखें, मैं इधर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखो ये एंगल इधर मैंने लिया थीटा, ये 90 है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल, तो टोटल एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। क्लियर, इसमें से मैंने ये नॉर्मल बना दिया, तो नॉर्मल से तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग रे क्या होती है, सेम एंगल बनाती है। तो टोटल अगर एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये हाफ एंगल और ये हाफ एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, एक सिंबल लेता हूँ अल्फा। तो ये एंगल मुझे पता लग गया कि ये एंगल है अल्फा। ठीक है, ये एंगल है अल्फा, तो बताओ ये अंदर वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा इधर 90 माइनस अल्फा। तो ये मुझे मिल गया एंगल 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा एंगल मुझे पता लग गया है, ये एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ है, तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तीनों एंगल का सम कर देते हैं 180 के इक्वल। थीटा इधर है प्लस ये हो गया 90 माइनस अल्फा प्लस 90 इक्वल टू 180। तो ये 180 से 90 और 90 तो हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या है, थीटा इक्वल टू अल्फा। अभी आंसर कंप्लीट आंसर नहीं है, ये एक रिलेशन आ गया कि यहां पर जो एंगल है थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, मतलब ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर आ रहा है, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये दोनों एंगल सेम हो गए, बहुत अच्छा। अब अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। तो अल्फा का वैल्यू मैंने पुट किया 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा इधर शिफ्ट करो, 3 थीटा इक्वल टू हो गया 90। तो थीटा कितना हुआ, 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में आंसर 30 डिग्री आएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि देयर आर 2 मिरर्स, ठीक है, इंक्लाइंड एट अननोन एंगल थीटा। इफ द रे इंसिडेंट पैरेलल टू एनी वन मिरर एंड आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन रिट्रेस इटसेल्फ, देन कैलकुलेट थीटा। यहां से हमेशा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, और ये इसका डेरिवेशन हो गया पूरा। क्लियर है, 2 क्वेश्चन आता है इसमें, एक आता है आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, दूसरा आता है आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, दोनों ही सोल्व करेंगे हम अभी। ठीक है ना, पहले ये वाला क्लियर होगा सबको समझ में, पर सुना था जल्दी से ओके। तो नेक्स्ट लेते हैं कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद होना चाहिए रिट्रेस। ये 2 मिरर ले लिए, ये एंगल है थीटा। ठीक है, क्वेश्चन है कि यहां पर एक रे इंसिडेंट हुआ, सपोज इस एंगल पे इंसिडेंट हुआ, पता नहीं अल्फा पे लेते हैं, अल्फा एंगल पर इंसिडेंट हुआ और आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन रिट्रेस इट्स पाथ। सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद वापस रिट्रेस करा, इसका मतलब ये एंगल क्या हुआ, सरफेस से 90 डिग्री, मतलब नॉर्मल से कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन इधर हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन इधर, आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन इट इज रिट्रेसिंग इट्स पाथ। क्लियर, ठीक है। तो अल्फा हमें निकालना है, किस एंगल पर हम इंसिडेंट करें, अल्फा क्या हो कि आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन लाइट रिट्रेस करे। ठीक है, थीटा कुछ भी दे देंगे, 20, 30, 50 जो भी है इधर, है ना। चलो सॉल्व करते हैं, ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल क्या होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ये अल्फा है तो अंदर वाला एंगल कितना होगा, ये अंदर वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। क्लियर, और इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू हो गया 180, और 180 से ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहां से रिजल्ट आया थीटा इक्वल टू अल्फा। तो इसका मतलब बताओ किस एंगल पर इंसिडेंट करें, थीटा पे इंसिडेंट कर दो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे सॉल्व। आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन अगर रिट्रेस कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल बिटवीन द मिरर्स।
ओके, क्लियर हो गए। फिर सेकंड क्वेश्चन में इसमें आ सकता है कि बताओ डेविएशन कितना हुआ, है ना। यहाँ पर लाइट जो है उसका डेविएशन कितना हुआ, तो आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन डेविएशन कितना होता है, मतलब इनिशियल डायरेक्शन ये था, ये हो गया फर्स्ट डेविएशन। तो फर्स्ट डेविएशन कितना होगा 180 माइनस 2 इंटू इंसिडेंट एंगल अल्फा, फर्स्ट डेविएशन हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड डेविएशन निकालेंगे, तो ये इंसिडेंट लाइट था, ये लाइट था, वापस आ गया। अगर लाइट इधर जाके वापस आया तो डेविएशन कितना हुआ 180 डिग्री, सेकंड डेविएशन पता लग गया, सेकंड डेविएशन हो गया 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर है इतना। तो फिर क्वेश्चन है कि बताओ टोटल डेविएशन कितना हुआ, तो टोटल डेविएशन अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अभी दोनों डेविएशन का डायरेक्शन और देख लेते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर अपोजिट हुआ तो सब्ट्रैक्शन होगा, सेम रोटेशन हुआ तो एडिशन हो जाएगा, है ना। देखो डायरेक्शन ये वाला कैसे है, ये इंसिडेंट रे था, इधर रिफ्लेक्ट हुआ, फर्स्ट डेविएशन ये बना, तो फर्स्ट डेविएशन एंगल कौन सा है, ये देख लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो ये क्या होगा क्लॉकवाइज। तो ये जो है फर्स्ट ये है क्लॉकवाइज CW, और सेकंड का क्या है, इंसिडेंट रे है इधर, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग है इधर, ऐसे डेविएट हुआ है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये भी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेट डेविएशन इस केस में कितना होगा 180 प्लस 180 हो गया 360 माइनस 2 अल्फा। इस क्वेश्चन में टोटल इतना डेविएशन होगा। तो ये जो डेविएशन एंगल है इसमें कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, बस ये हमें ये देखना होता है कि क्या रोटेशन 2 या 3 अगर डेविएशन है तो क्या सब में रोटेशन एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन है प्लस कर दो, अगर अपोजिट रोटेशन है तो माइनस कर दो, ठीक है। और चेक कैसे करेंगे, इंसिडेंट वेक्टर देखेंगे, इंसिडेंट वेक्टर ये था, ऐसे टेल, हमेशा टेल के साथ लेते हैं एंगल, ठीक है। इंसिडेंट वेक्टर को हमने आगे एक्सपेंड किया, वेक्टर बना लिया, ये हो गया इंसिडेंट वेक्टर, ये हो गया रिफ्लेक्शन वेक्टर, दोनों के बीच में ये एंगल हो गया डेविएशन, इंसिडेंट से रिफ्लेक्शन की तरफ। सिमिलरली ये होता है इंसिडेंट वेक्टर, ये रिफ्लेक्शन वेक्टर, तो इंसिडेंट से रिफ्लेक्शन की तरफ सेकंड डेविएशन बना लिया, क्लियर, निकाल सकते हैं इस टाइप से डेविएशन। चलो फिर इसमें एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर दो मिरर्स परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री पर हो, तो कोई भी रे किसी भी एंगल पर इंसिडेंट हो जाए, ये अल्फा एंगल कुछ भी हो, आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन रे पैरेलल जाएगी, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 90 डिग्री देन व्हाटएवर बी द इंसिडेंट एंगल ऑफ द रे आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन द रे गोज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, मतलब पैरेलल तो हो गया और अपोजिट भी हो गया, है ना, समझ आ गया। तो डेविएशन कितना हुआ, ये इनिशियल है, ये फाइनल, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, यहाँ पे टोटल डेविएशन हो गया 180 डिग्री। जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है तो डेविएशन हुआ टोटल 180 डिग्री। और अल्फा कुछ भी हो, अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, अल्फा एनी एंगल। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इन दोनों से ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको भी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि ये एक मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, ऑब्जेक्ट से इधर रे इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है, रे इधर टर्न हो गया, सपोज ये एंगल था आई, तो ये एंगल भी होगा आई, यहाँ पर एक इमेज बन गया आई, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें ये आता है कि अगर इस मिरर को हम थोड़ा सा टर्न कर दें तो क्या होगा, है ना। ये जो मिरर है इसको मैंने टर्न कर दिया, सपोज थीटा एंगल, इसका जो पोजीशन है उससे मैंने थीटा टर्न कर दिया, ठीक है। किस डायरेक्शन में टर्न किया, देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो थीटा टर्न करने पे नॉर्मल पे क्या इफेक्ट होगा, नॉर्मल पहले इधर था, अब न्यू जो मिरर है उसका नॉर्मल इधर हो जाएगा, तो मिरर भी, ये जो नॉर्मल है ये भी टर्न हो जाएगा, कितना टर्न होगा, सेम थीटा एंगल, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये मिरर था, ये इसका नॉर्मल था, मिरर को हमने थीटा रोटेट किया तो नॉर्मल भी रोटेट हो गया, थीटा एंगल सेम, ठीक है, क्लियर है ना। ये थीटा है, तो अब टोटल इंसिडेंट एंगल न्यू नॉर्मल जो है, न्यू नॉर्मल, इससे टोटल इंसिडेंट एंगल कितना हो गया आई प्लस थीटा, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होते हैं, तो इसका मतलब लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा, आई प्लस थीटा होगा। तो यहाँ पर टोटल जो एंगल बना वो बना 2i प्लस 2 थीटा, और पहले था ओनली 2i, इंसिडेंट था 2i और रिफ्लेक्शन था i, पहले 2i था, कितना हो गया 2i प्लस 2 थीटा। तो इसका मतलब रे कितना रोटेट हुआ, रे रोटेट कितना एंगल हुआ, रे रोटेट हुआ 2 थीटा एंगल,
तो अगर हम किसी मिरर को थीटा एंगल रोटेट करें तो सेम डायरेक्शन में मिरर कितना रोटेट होता है, सेम डायरेक्शन में रे कितना रोटेट होगा, 2 थीटा एंगल। मतलब मान लो कि ये बोला क्वेश्चन में ये 5 डिग्री है, तो बताओ रे कितना रोटेट होगा, तो रे कितना रोटेट होगा, 10 डिग्री रोटेट हो जाएगा रे। ओके, समझ आ गया? क्योंकि यहाँ पर एंगल पहले आई था, तो इमेज भी एंगल, रिफ्लेक्शन रे भी एंगल आई बना रहा था, टोटल एंगल था दोनों के बीच में 2i। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल शिफ्ट हो तो एंगल हो गया आई प्लस थीटा, तो इधर एंगल भी आई प्लस थीटा हो जाएगा, तो टोटल एंगल कितना बना, 2i प्लस 2 थीटा। तो 2i तो पहले भी था कॉमन, जब शिफ्ट नहीं किया था, रोटेट नहीं किया था, तब भी 2i था। तो अगर रोटेट होने से कितना इफेक्ट जनरेट हुआ, 2 थीटा इफेक्ट जनरेट हो गया। ओके, क्लियर है ये एग्जाम्पल? चलो इसको नोट डाउन हो गया, नोट डाउन। इसके बाद देखो, अगर हम यहाँ पर 2 पैरेलल मिरर लें जिनका व्यू फ्रंट में हो, आमने सामने, तो इससे जो नंबर ऑफ इमेज है वो बनते हैं इनफाइनाइट। कैसे बनती है इनफाइनाइट वो समझ लो पहले। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से रे जो आएगी वो चारों तरफ जाएगी ऐसे, है ना। जैसे मान लो इस रे को ले लेता हूं मैं, तो ये रे यहाँ पर स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद इधर रिफ्लेक्ट हुआ, जब इधर रिफ्लेक्ट हुआ तो क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो एक इमेज यहाँ पर I1 बन गया। ठीक है, अब ओनली इसी को मैं देख रहा हूँ बस, है ना, इस रे को मैं हटा रहा हूँ, अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वरना डायग्राम। ठीक है, ये रे इधर गया, आगे गया, आगे जाके इधर रिफ्लेक्शन हुआ इस पॉइंट से, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसका ये जो रे है ये कहीं से आती हुई अपीयर होगी, कहां से आती हुई अपीयर होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, देखो बताओ, ये जो रे है, मान लो यहाँ एक पर्सन खड़ा है, तो उसको रे कहां से आता हुआ दिखेगा, उसको रे I1 से आता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो यहां से लेंगे, तो ये जो इमेज है ये अभी नेक्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया इमेज, इस रिफ्लेक्शन के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसी से रे आता हुआ अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इमेज I1 है इसका डिस्टेंस जो भी होगा उतना ही डिस्टेंस पर इधर इमेज बन जाएगा, इस तरह ये इमेज बन गया I2। फिर क्या होगा, अगेन यहाँ पर मान लो मिरर इधर है, अगेन ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, एक इमेज बन जाएगा I3। तो इस टाइप से इस तरफ I1 I2 तो बहुत सारे इमेज बनेंगे। ये तो एक रे है, दोनों तरफ होगा ना, इधर भी ऐसे ही होगा सेम, इस टाइप से रे रिफ्लेक्ट होती जाएगी और ऐसे इधर उधर इधर इमेज बनते जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगे यहाँ पर इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो मैंने हल्का सा इंक्लाइंड करके लिया ना, रे तो पैरेलल भी तो होंगी, अगर पैरेलल होंगी तो इसी टाइप से इमेज बनते जाएंगे बस एक के पीछे। ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा सा इंक्लाइंड ले लिया मैंने ऐसे, है ना। तो हमें वही स्टडी करना है कि फर्स्ट इमेज कहां बनेगा, सेकंड कहां बनेगा, थर्ड कहां बनेगा, ये सब चीजों के बारे में सोचना है ना। तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं, ये 2 मिरर ले लिए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस है सपोज 5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिरर है M1 और इधर मिरर है M2। बताओ फर्स्ट रिफ्लेक्शन किससे होगा, रे का, दोनों तरफ रे जाएगा, किसकी स्पीड से जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट रिफ्लेक्शन किससे होगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा M1 से, M1 पास में है, तो M1 से पहले देखते हैं अपन, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो फर्स्ट इमेज ही बन गया, फर्स्ट इमेज आ गया M1 से, ये इसका डिस्टेंस है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। क्लियर, इसके बाद यहाँ पर ये रे इसे हिट करेगा, इससे जब हिट करेगा तो सेकंड इमेज बनेगा, सेकंड इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा इधर से जितना ऑब्जेक्ट का है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है, देखो अब क्या होगा कि अब जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो तो इसी इमेज से आ रही है, इसी इमेज से आती हुई अपीयर होगी अब रे। ठीक है, तो लेकिन उसका इससे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि रे तो इधर जा रही है, इससे रिफ्लेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये जो इमेज है, ये इमेज अब इस मिरर के लिए बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस इमेज का अगर हम रिफ्लेक्शन लेंगे तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 15 और ये 5, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से 15 + 5 20, ये डिस्टेंस हो गया 20। इसी टाइप से I2 के बारे में अगर हम देखें तो I2 यहां से बना था, ऐसे रे गया था इधर, I2 बना, अब रे इधर जाएगा, तो ये जो रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा, इस रे के लिए I2 हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से अगेन रिफ्लेक्शन होगा, तो ये डिस्टेंस देखेंगे हम, ये डिस्टेंस हो गया 10 + 15 25। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 20 है और ये 25, ये पास है तो पहले इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये 20 है डिस्टेंस, तो इधर 20 पर I3 बन जाएगा, I3 बन गया 20 सेंटीमीटर। इसी टाइप से 25 है तो नेक्स्ट यहाँ पर बन जाएगा I4 25 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से इनफाइनाइट क्योंकि इमेज बनेंगे, कोई लिमिट तो है नहीं, है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि फोर्थ इमेज कहां बनेगा, थर्ड इमेज कहां बनेगा, कितना डिस्टेंस पर बनेगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं जनरली। ठीक है, कर लोगे ये सब, समझ में आया?
इसके एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, है ना। अगर 2-3 आए तब तो डायरेक्ट कर लोगे, अगर ज्यादा आ जाए तो, है ना। तो क्या करो, इधर लिख लो M1 मिरर, इधर लिख लो M2 मिरर, ठीक है। M1 मिरर और M2 मिरर से डिस्टेंस देख लो कितना है। M1 मिरर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और M2 मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस देख लो दोनों के बीच में कितना है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, तो 15 को हम प्लस करके लिखते जाएंगे क्रॉस, ठीक है। मतलब इधर मैं 15 प्लस करूंगा तो इधर लिख दूंगा, बताओ प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। इधर मैं प्लस 15 करूंगा तो इधर लिख दूंगा, कितना आएगा 15 प्लस 10 करोगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन ऐसे करेंगे हम, है ना। पहले इतना समझ लेते हैं, है ना। M1 से फर्स्ट इमेज बना, इसका नाम हो गया I1। देखो M1 से क्या बनेगा फर्स्ट इमेज 5 सेंटीमीटर पे I1। इसी टाइप से फिर सेकंड इमेज ये हो गया I2, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन किससे होगा, जो छोटा है दोनों में से इसका डिस्टेंस कम है वहां से स्टार्ट कर देना। तो इससे रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये बनेगा नेक्स्ट I3। तो देखो I3 किस तरफ है, M2 की साइड में है ना। देखो I3 M2 की साइड में बना है 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे, समझ में आ गया। ये डिस्टेंस ऑफ मिरर है ना। फिर यहाँ पर देखो इसके बारे में, इधर देखा 25 सेंटीमीटर, M1 से 25, देखो इधर M1 से 25, I4 कहाँ है M1 से 25, ये I4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखना है किसका बनेगा, तो जो पास है उसका पहले बनाओ दोनों में से, ठीक है ना। जो पास है उसका पहले बनेगा, तो इस टाइप से करते जाएंगे। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का इधर बनेगा, 20 का इधर बनेगा, दोनों में प्लस 15 करते जाएंगे। तो इधर प्लस 15 करेंगे तो 40 आ जाएगा और इधर प्लस 15 करेंगे तो 35 आ जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट इमेज क्या होगा, M1 से 35 सेंटीमीटर पे बनेगा और M2 से 40 सेंटीमीटर पे। तो कितने ही बना सकते हो, तो इस मेथड से बनाना है, ठीक है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना सब लोग, क्लियर है। फिर एक आता है कि नंबर ऑफ इमेज, इसके लिए फॉर्मूला है, बस एक याद कर लेना फॉर्मूले को। ये दो मिरर है, इनके बीच में ये एंगल है थीटा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पुट किया हमने, तो हमें बताना है कि इस ऑब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। देखो नंबर ऑफ इमेज का मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर सपोज मान लो कि एंगल θ1 है, तो इधर से रिफ्लेक्शन होने के बाद सेम एंगल θ1 पर एक इमेज इधर बन जाएगा। इसी टाइप से ये एंगल है θ2, तो इधर सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर θ2 एंगल पर एक इमेज यहाँ बन जाएगा। तो इस टाइप से फिर इसका इससे रिफ्लेक्शन होगा जैसे उधर था ना, इसी टाइप से यहाँ पर रिफ्लेक्शन होके इमेज बनते रहेंगे जब तक फाइनल इमेज कोइंसाइड ना हो जाए। बैक साइड यहाँ पर लास्ट में जो दो इमेज होंगी वो कोइंसाइड जब तक नहीं हो जाएंगी तब तक रिफ्लेक्शन चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि सर्किल है ना, तो सर्किल में तो क्या होगा, वहां पर तो पैरेलल थे, कोई लिमिट नहीं थी। यहाँ पर सर्किल है तो लास्ट में इमेजेस कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है। दो मिरर, एंगल थीटा, इफ 360 अपॉन थीटा इज इवन नंबर। अगर 360 अपॉन थीटा करने पर इवन नंबर आता है आंसर, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे 360 अपॉन थीटा -1। और अगर मान लो इसमें क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि यहाँ पर 360 अपॉन थीटा -1 हमने जो लिखा है, ये मतलब जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ऐसा कुछ आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी लाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ 360 अपॉन थीटा इज ऑड नंबर, 360 अपॉन थीटा अगर ऑड नंबर मिल गया है तब क्या होगा, अगर ऑड नंबर मिला तो फिर यहां पर दो केस आएंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, अब सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर पे होना चाहिए। मतलब जैसे ये एंगल थीटा, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए इधर से भी थीटा बाय 2 इधर से भी थीटा बाय 2, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। तो अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे 360 अपॉन थीटा -1। फिर सेकंड पॉइंट है कि इफ ऑब्जेक्ट इज अनसिमेट्रिकल देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 अपॉन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल 360 अपॉन थीटा -1, तो यहाँ पर तो दोनों में सेम आंसर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 360 अपॉन थीटा होंगे, ठीक है। करो इसको बताओ।
ओके। अब इसमें लास्ट पॉइंट और लिख लो कि अगर 360 अपॉन थीटा करने पर अगर वैल्यू आया हमारा इंटीजर नहीं आया, वैल्यू फ्रैक्शन आ गया, तो उस कंडीशन में ओनली इंटीजर वैल्यू में लिख देंगे। जैसे मान लो 360 अपॉन थीटा किया, आंसर आया हमारा 4.5, तो हमारा जो नंबर ऑफ इमेज है वो 4 हो जाएंगे। ओनली इंटीजर पार्ट लिखना है, यहाँ पर कोई भी हो डेसिमल में, ठीक है, कुछ भी हो, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 9 कुछ भी हो, हमें क्या लिखना है, ओनली इंटीजर लिखना है। देन 360 अपॉन थीटा इज फ्रैक्शन। ओके, क्लियर है? चलो ठीक है, ये अभी पार्ट हो गया मिरर का। इसके बाद नेक्स्ट फिर है कर्व मिरर्स। कर्व मिरर में दो टाइप के होंगे, कन्वेक्स और कनकेव। ओके।